वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसको देखेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। आपका जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन है जल्दी ही आने वाला है, लगभग हफ्ते 10 दिन में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 14 मई एग्जाम की डेट पहले ही दी जा चुकी है, तो मई में आपका एग्जाम होने वाला है। और अभी से अगर देखा जाए तो हार्डली आपके 70 to 80 डेज बाकी है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आपका कंपटीशन अच्छा खासा टफ होता है और यूपीपीएससी का आप एग्ज़ाम जानते ही हैं, लेवल अच्छा खासा रहता है, तो बिल्कुल तैयारी निरंतर करते रहिए। और इस साल में वर्ष 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, चुनावी साल है, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, तो लगभग हर एक क्षेत्र में वैकेंसीज आ रही हैं। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल करते जाइए, निरंतर करते जाइए और कंप्लीट करिए। और इस साल सिलेक्शन ले लीजिए, सिलेक्शन पक्का कर ही लीजिए इस साल। और जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 80 डेज़ का क्रैश कोर्स भी चालू हो रहा है यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए। बिल्कुल टारगेट पीएससी की परीक्षा को किया गया है, प्रीलिम्स की परीक्षा को। और यहाँ पर आपको उतना ही स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जितना आपको आवश्यक है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो आराम से उतना पढ़कर आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देखने वाले हैं 1986 का। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। 1986 में ये लागू हो चुका था। अच्छा, ये जो अधिनियम है एक आर्टिकल के तहत आया, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के तहत ये पारित किया गया था। तो संविधान का एक आर्टिकल है 253, ये इससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से, इसको याद रखना है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? मानव पर्यावरण पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है, कि निर्णयों को लागू करना। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन में निर्णय लिए गए थे, जो चीज़ें बताई गई थी, उसको लागू करना था इस अधिनियम के द्वारा। तो इसको लाया गया पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में। 1986 बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ अधिनियम है जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे टाइगर वाला अधिनियम बहुत पूछा जाता है, टाइगर रिजर्व 1973 का, ठीक है। ऐसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बहुत पूछा जाता है। तो बिल्कुल ये बैठा लीजिए, डेट अच्छे से रट लीजिए इसको। 19 नवंबर 1986 को ये लागू हुआ। वे मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति के खतरों की रोकथाम से संबंधित है। तो ये जो निर्णय है किन चीज़ों से संबंधित है? एक तो पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसमें सुधार करना है, अन्य जीवित जो प्राणी हैं, पौधे हैं, संपत्ति है, इन सभी को जो खतरा है उनकी रोकथाम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। यह एक अम्ब्रेला कानून है जिसे पर्यावरण विनियमन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये आपका जो अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है, आपका कब लागू हुआ, यहीं से प्रश्न पूछते हैं। और अगर आपसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करना है, ज़्यादा प्रश्न को कठिन बनाना है, तो आर्टिकल पूछ सकते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखें। इसकी मुख्य प्रावधान क्या है? केंद्र पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी योजनाओं का समन्वयन और क्रियान्वयन कर सकता है, या पर्यावरण गुणवत्ता जो मानक हो उनको अनिवार्य कर सकता है। तो ये सब केंद्र के हाथ में है, ठीक है। ये अधिनियम के तहत केंद्र ये सारी चीज़ें कर सकता है। यह उद्योगों के स्थान पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो कई सारे जो उद्योग होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके तहत इस पर रोक लगाई जा सकती है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उनको बैन किया जा सकता है। अधिनियम अधिकृत सरकारी अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के संबंध में अदालत में शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है। तो ये सारी चीज़ें इस अधिनियम के तहत बताई गई हैं। इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? जैसे भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण या फिर संरक्षण के लिए अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 1986 सही उत्तर हो जाएगा, 19 नवंबर 1986, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर। इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला जो हम देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। यूएनडीपी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये आपको पढ़ना है। यूएनडीपी का आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में, इसका अमेरिका की न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित हो जाएगा। इसका गठन 1965 में किया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहते हैं, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कुछ एग्जाम्स में जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो याद रखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मुख्यालय याद रखिए न्यूयॉर्क में है। गठन 1965 में इसका किया गया। कार्यकारी बोर्ड जो है दुनिया भर में 36 देशों के प्रतिनिधियों से ये बना है, जो चक्रानुसार
आधारित हैं, चक्रानुक्रम पर आधारित हैं। तो इसका कार्यकारी बोर्ड जो है 36 देशों से मिलकर बना है, 36 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। यह एक दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और समृद्धि की दिशा में स्थानीय क्षमता को विकसित करने पर बल देता है। यह पूरी तरह से सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित है। तो जो भी सदस्य इसमें शामिल हैं वो जितना वित्त पोषण करना चाहते हैं, जितना वित्त देना चाहते हैं तो उतना देते हैं और उन्हीं से इसका काम चलता है। यह मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है और यहीं से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP इसको प्रकाशित करता है। यह सतत विकास, निर्धनता में कमी, लोकतांत्रिक शासन और शांति के निर्माण, जलवायु और आपदा रोधी समाधान बनाने और साझा करने के लिए देशों की मदद करता है। इसने निर्धनता की 2 श्रेणियों की पहचान की है, जो है आय निर्धनता, भौतिक कल्याण की आवश्यकताओं की कमी के कारण जो निर्धनता उत्पन्न होती है उसको आय निर्धनता कहते हैं, और दूसरी निर्धनता होती है मानव निर्धनता। एक सम्मानीय स्तर के जीवन जीने के अवसर से जो वंचित रहता है उसको मानव निर्धनता कहा जाता है। तो ये 2 श्रेणियां जो हैं इसके द्वारा UNDP के द्वारा ये बनाई गई हैं, इनकी पहचान की गई है। आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है, इसकी डेट जरूर याद रखें 1965, और मुख्यालय से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछते हैं फुल फॉर्म से, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इतना याद रखें। अच्छा, इससे संबंधित प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आय निर्धनता की पहचान की है और मानव निर्धनता की, दोनों ही जो है निर्धनता की श्रेणियां हैं और ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पहचानी गई हैं। ये याद रखें आप, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक देखे। इसके बाद द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? एक प्रकार का पक्षी है जिसको लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम विकसित करने के बारे में सरकार से जवाब मांगा है। तो सरकार से कह रही है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया जाए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में और फिर टाइगर का संरक्षण किया गया था देश भर में। ठीक है, ऐसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो लुप्त हो रही है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी है, इसके बारे में भी सरकार सोचे, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा। प्रोजेक्ट टाइगर को दुनिया में एक प्रजाति के लिए सबसे सफल संरक्षण कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। एक महत्वपूर्ण यहाँ से आपको तथ्य मिलता है, ये पक्षी अक्सर जो है पाकिस्तान में चले जाते हैं और वहाँ पर इनका शिकार किया जाता है। यह घास पारिस्थितिक तंत्र के जो है को स्वास्थ्य को प्रदर्शित करते हैं। घास पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को प्रदर्शित करते हैं, तो जहाँ पर घास का पारिस्थितिक तंत्र अच्छा होगा वहाँ पर ये पक्षी अधिकांशतः पाए जाएंगे। इसकी आबादी ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात तक की सीमित है। हालांकि कुछ जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। इनके समक्ष मुख्य खतरे कौन कौन से हैं? पहला है बिजली पारेषण लाइनों के साथ टकराव। बिजली की जो लाइन निकलती है उनमें ये टकराकर मर जाते हैं। इनका शिकार कर लिया जाता है पाकिस्तान में और इनके निवास स्थान का नुकसान किया जा रहा है डेवलपमेंट के चलते। राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च किया है, तो इसी के बारे में कोर्ट ने जवाब मांगा है कि क्या कर रही है सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को देखा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जाना। इसके अलावा हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित तथ्यों को देखा। इसके बाद अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों को देखेंगे, कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।